एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज अगर आप देखेंगे तो आज आपके सामने मैं लेके उपस्थित हूँ हिंदी का क्लास। अगर हम बात करेंगे तो ये सेशन नंबर हमारा 4th हो जाएगा। अगर अभी तक आपने 3rd सेशन नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे वहाँ से आप जाके इसके 3 वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये हिंदी के जो सेशन है ये आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर 14-15 दिसंबर को होना 2024 में कंफर्म किया गया है। तो उसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर 2024 तक के जो भी जितने भी पेपर आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें कराए गए हैं। ओके, सेशन में बने रहिएगा और सेशन को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं हिंदी की क्लास को, और क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सेशन में करा सकूं। ओके, अगर शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, ओके, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है, लेकिन सबके सब क्या है, घायल है। ओके, आइए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन में आप लोगों के सामने। अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये हिंदी का सेशन हम लोगों का हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलेंगे। लेकिन दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। तो हम लोग पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आइए बड़े ही ध्यान से आप क्या है तो यहाँ गद्यांश पढ़िएगा। गद्यांश में दिया गया है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदलाव बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं बल्कि बस्तर के उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने आवासन की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संदर्भित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का आलोका लिपि शास्त्र है। ओके, आइए इसके बारे में आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है, वहाँ के आदिवासी के पास उनके विशिष्ट आकार भाव मापित में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा है। आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना हो ही चुका जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम क्या करते हैं, परंपरा कहने लगते हैं। ओके, इतना पुराना यह हो चुका। आगे क्या बोला गया है कि हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी और अपने जीवन की जीवनगत जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इनमें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है। आगे भी बोला गया है कि हमने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके जो इस गांव के लोगों की विशिष्ट में कोई यशोगाथा हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो जिससे हमारी तरह के बाद के कुछ दिन में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। ओके, आइए आगे भी बोला गया है कि जो सुगुण आकृति काष्ठ खंभों तथा उघेरी जाती है अपने पारंपरिक बाल की अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिफ में वहीं की वहीं लाल पीले हरे चटके रंगों में इस प्रशस्त स्तंभ पर चित्रित है, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से जो है कि प्रसार माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि यह विघटन कलात्मक तक सीमित नहीं है बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेत भी है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और अगले पेज पे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, तो टोटल का टोटल गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करने को। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा कि चंद्र शब्द है। तो चंद्र शब्द क्या है, क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है,
विदेशज है। तो हमें बताना है कि चंद्र जो शब्द है वो कैसा शब्द है। अगर मैं बात करूँ चंद्र शब्द का तो ये क्या है, तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्र शब्द कैसा है, तो तत्सम शब्द है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि चंद्र तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द चाँद होता है। तो ये क्या है, हिंदी शब्द में प्रयोग होने वाला है जो चाँद। और तत्सम क्या होता है, तो वैसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ओके, आगे बोला है कि वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, आइए अवसान का विलोम क्या होगा। सेकेंड ऑप्शन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अवसान का विलोम क्या होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए अभिभार्व होगा, या फिर बी समाप्ति होगा, सी अंत होगा, डी पतन होगा। तो हमें बताना है कि अवसान का विलोम क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिभार्व होता है, अभिभार्व होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अवसान का विलोम शब्द अभिभार्व होता है। दिए गए विकल्पों में यह भी शब्द किसका विलोम है, दिया गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं आदि, तो आदि का विलोम क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिल रहा है कि अंत। उत्थान का विलोम पतन, समाप्ति का असमाप्ति। तो इस तरीके से भी आप इन शब्दों को भी, विलोम के जो शब्द हैं ये दिए गए हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या बोला गया है। ओके, आगे बोला गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड का। ओके, इसमें क्या बोला गया है, तो सुघड़ शब्द में सु है तो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या प्रत्यय है, बी कह रहा है उपसर्ग है, सी कह रहा है संज्ञा है, डी कह रहा है कि सर्वनाम है। अगर हम बात करते हैं किसका, सु, तो सु क्या हो जाएगा हमारा, आपको हमें बताना है। आइए, तो क्या हो जाएगा, सु क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। ओके, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी शब्द में आगे जो है कि उपसर्ग शब्द को जोड़ के उसके अर्थ में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखिए, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि आपको देखने को, सुघड़ शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। सु उपसर्ग से बने हुए शब्द जो होते हैं, स्वागत हो गया, सुयंस हो गया, आदि शब्द ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विघटन का पर्याय नहीं है। मतलब जो है कि विघटन का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या नहीं है, हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ध्वंस, और बी कह रहा है कि क्षीणता, और सी कह रहा है कि नाश, और डी कह रहा है कि निर्माण। अगर मैं बात करूं तो विघटन का क्या है, पर्याय नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, जो कि निर्माण हो जाएगा। ओके, आइए आगे है कि विघटन का पर्याय निर्माण नहीं है। निर्माण रचना या बनावट का पर्याय है। जबकि अगर ध्वंस, क्षीणता, नाश, पतन, विध्वंस, क्षय, विनाश आदि का क्या है, तो ये पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे आप बड़े ध्यान से देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 को। आप क्या बोला गया है कि कोई प्रथा परंपरागत कैसे बनती है। कोई प्रथा परंपरागत कैसे बनती है, अल्प समय तक बनी रहती है, दीर्घकालीन तक बनी रहती है, बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, या फिर वैध होने पर। तो कोई प्रथा जो है कि परंपरागत कैसे बनती है, हमें यह बताना है। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी काल, कोई भी दीर्घ काल तक अगर बनी रहती है, लंबे समय तक अगर वो प्रथा बनी रहती है, तो वो क्या हो जाती है हमारी परंपरागत प्रथा, उसी को हम मानते हैं। तो क्या हो जाता है, परंपरागत प्रथा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए, जैसे कोई प्रथा दीर्घ काल तक बनी रहती है उसे हम परंपरागत कहते हैं। ओके,
ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मुकुट में जो होता है निम्नलिखित चित्र नहीं होते हैं, किसके नहीं होते हैं हमें वो बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूर्य और चंद्र का, बी कह रहा है कि पशु और पक्षी का, सी कह रहा है कि पार्वती और शिव का, और डी कह रहा है कि अनुष्ठानित चित्र का। तो हमें बताना है कि किसका किसका रहता है और किसका नहीं रहता है। अगर मैं बात करूं तो सूर्य चंद्र का बिल्कुल रहता है, पार्वती पक्षी का और पशु पक्षी का बिल्कुल रहता है, और अनुष्ठानित चित्र रहता है, लेकिन पार्वती और शिव जी का जो है कि जिक्र नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर गद्यांश में पढ़ा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या बोला गया है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भावों में अगर हम बात करें तो पार्वती का चित्र नहीं होता है, पार्वती का चित्र और शिव का चित्र नहीं होता है, जबकि सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, पशु पक्षी हो गए, अनुष्ठानिक चित्र हो गए। बस्तर के विशिष्ट भावों में जो है कि मोटिव का अगर हम बात करें तो चित्र हमें देखने को मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि लाल पीला हरा। ओके, अगर हम बात करते हैं इन आकार भावों का जो होता है रंग कैसा होता है, क्या लाल पीला हरा होता है, हरा नीला गेरुआ होता है, गेरुआ नीला जो कि पीला नीला होता है, या फिर नीला काला लाल होता है। अगर हम बात करें तो इसका भी इज द राइट ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, लाल पीला हरा होता है, लाल पीला हरा होता है वहाँ पे देखने पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आकार भाव की अगर हम बात करते हैं में प्रचलित है तो क्या है, मोटिव। ओके, क्या है तो सामाजिक राजनैतिक, बी कह रहा है मनोवैज्ञानिक, डी कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान, और उस डी कह रहा है कि प्राकृतिक। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए क्वेश्चन को आप बड़े ही आप ध्यान से देखेंगे, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा। अगर हम बी की बात करें तो इसमें दिया गया है कि पुराना होने पर कृषि प्रथा को हम क्या करते हैं, त्यौहार कहने लगते हैं। डी कह रहा है कि इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, और डी कह रहा है कि सुगुण आकृति काष्ठ स्तंभ पर क्या की जाती है, तो उभरी जाती है। अगर हम बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओके, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जो कि इसमें नहीं है कि पुराना होने पर कृषि प्रथा को जो है हम त्यौहार कहने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ बस्तर में बदल रहा है, बिल्कुल सही है। इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं तो सुगुण जो आकृति होती है काष्ठ और स्तंभ पर उभेरी जाती है, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इस लिहाजा से हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है, और हमें इसमें नहीं वाला ही क्या करना है, तो नहीं वाला ही देखना था। तो इस लिहाजा से हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही चीज़ें आपको दी गई है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे अब जो है कि काव्यांश दिया गया है, इस काव्य को पढ़ के आपको क्या करना है, तो आंसर देना है। ओके, आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं काव्य में क्या दिया गया है। मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा। ओके, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, जो कि खालिश मिट्टी और नीचे दबे धरोहर के साथ उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट। ओके, तो क्या दिया गया है, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी उसमें शायद बची रह जाएगी, चींटियों की बाम्बी, चींटियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस की एक जो है कि झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती रहे होगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, काव्यांश है। अब हम लोग काव्यांश को पढ़ के क्या करेंगे, तो एक एक आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। खालिसा शब्द का परिवार क्या होगा। अगर मैं बात करूँ तो सच्चा, विशुद्ध,
मिश्रित, दूषित। अगर मैं बात करूँ खालसा शब्द का तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। खालसा शब्द का क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई। बड़े ही आप ध्यान से देखिए, खालसा शब्द का परिवार की अगर बात करूं तो विशुद्ध हो जाएगा। खालसा के अन्य परिवार जो है कि असली, खरा, अनमेल, अनमिश्र, शुद्ध आदि इसके जो है कि पर्यायवाची हैं, लेकिन जो है वो विशुद्ध भी हो जाएगा। ओके, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ओके, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है, फिर नी है या फिर नी है। ओके, तो हमें बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या है हमारा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चांदनी की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये नी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये लिखा होता आपको, अगर ऐसे देखने को मिलता, अगर हम बात करें तो ऐसे ई रहता, ओके, और उसके बाद य रहता, तो ई अगर होता नी, ओके, तो ये अगर लिखा रहता तो हमारे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए वजह से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या है, चांदनी शब्द में निप्रत्यय से बने शब्द अगर बात करें तो करनी, चटनी, कटनी, मरनी आदि शब्द जो है कि प्रत्यय लगा के ये सारे शब्द बनाए जाते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कवित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती। ओके, तो क्या नहीं बचाना चाहती है, तो जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, विस्फोटक ध्वनियाँ। अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे ऊपर आपने काव्यांश पढ़ा है तो उसका उस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी विस्फोटक ध्वनियों की बात नहीं की गई है, तो उसमें किसकी बात की गई है, जमीन का एक टुकड़ा बचाने की बात की गई है, धूप की गर्माहट बचाने की बात की गई है, और उसके बाद कुछ चांदनी बचाने की बात कीजिए, लेकिन कहीं पे भी विस्फोटक ध्वनियाँ बचाने की उसमें बात नहीं की गई है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या नहीं बचाना चाहती हैं तो विस्फोटक ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को यहाँ मिल रहे होंगे। आई बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि आगे जो गद्यांश दिया गया है इसको हमें पढ़ के जो है कि हमें क्या करने हैं, आंसर बताने हैं। चलिए, तो क्या बोला गया है, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा पंक्ति में अभिव्यक्त है। क्या अभिव्यक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष है, बी कह रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छपटाहट है, और सी कह रहा है कि प्राकृतिक के क्षरण पर दोष है, और डी कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा की रक्षा है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते को जो है कि छटपटाहट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगले पे चलिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की नमी, चिड़ियों की चहचहाहट। अगर हम बात करें तो इसमें क्या बात नहीं किया गया है, तो चिड़ियों की चहचहाहट की बात नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ चांदनी की बात किया गया है, कुछ धूप की बात किया गया है, और कुछ बारिशों की बूंदों की भी कमी जो हो रही है इसकी भी बात किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, प्रस्तुत कविता में के संदर्भ में चिड़ियों की चहचहाहट का धरोहर का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 को, तो कविता में बांस की झुरमुट से बांसुरी के संदर्भ का आशय है, तो क्या आशय है हमें वो बताना है। ओके, आइए बिल्कुल हम लोग बताएंगे एक एक करके। चलिए,
ऑप्शन नंबर अगर ए हम बात करें तो बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम जो है कि लय की खोज की बात की गई है। बांसों ने नष्ट हो जाने की चिंता है। सी कह रहा है कि बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनाने की पीड़ा। और डी कह रहा है कि बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज। ओके, तो कवितांश में जो ये दिया गया है इससे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही प्यार से देखिएगा, वही सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ओके, तो क्या है, नहीं वाला हमें बताना है। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। बी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो। सी की अगर बात करें तो कह रहा है कि पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना चाहिए कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। अगर डी कह रहा है कि यह एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। ओके, अगर मैं बात करूं तो इसमें किसकी चर्चा न की गई है, तो इसमें चर्चा न की गई है, तो इस लिहाजे से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन किसकी चर्चा की गई है, तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, बिल्कुल उसमें बात किया गया। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत पर आधारित न हो। ओके, तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी क्या है कि यह एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन सी की बात नहीं की गई है, सी की चर्चा नहीं की गई है, इस लिहाजे से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 जो कि निर्देशक सिद्धांत हैं वो पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करते हैं कि वो बच्चों में समग्र विकास में मदद करें और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो को शामिल नहीं किया गया है। ओके, आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। चलिए, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। बी कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। डी कह रहा है ध्वनि विज्ञान आकृति, उसके बाद वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। डी कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान, आकृतिक विज्ञान और अर्थ विज्ञान। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाषा की अंतर संबंध व्यवस्था में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि किसके द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के और प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो किस में दिया जाता है, हमें ये बताना है। ओके, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अभिव्यक्ति, बी कह रहा है कि सिमुलेशन, सी कह रहा है कि रोल प्ले और डी कह रहा है कि प्रतियोगिता। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन, इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अभिव्यक्ति द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना की विशिष्ट संदर्भ में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। बच्चे भाषा सीखने की दक्षता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विकास किसका है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि LH वाइगोस्की का, वाइगोन पावलोव का, और सी कह रहा है कि नाओम चोमस्की का, और डी कह रहा है कि पियाजे का। अगर मैं बात करूं कि भाषा सीखने की क्षमता के साथ बच्चे पैदा होते हैं, तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाम ओम जो है कि नाओम चोमस्की साहब का यह स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। तो बड़े ही प्यारे स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आप
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 को, अब बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्याकरणिक नियम की जानकारी न होना, बी कह रहा है कि नियमों का अतीत सामान्यीकरण, सी कह रहा है कि भाषा प्रयोग में असावधानी, और डी कह रहा है कि भाषा की समझ न होना। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, व्याकरणिक भाषा की जानकारी न होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 21, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, लिखित कार्य की जांच में बच्चा की सहायता लेने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी कह रहा है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख लेंगे, और सी कह रहा है कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और डी कह रहा है कि बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होंगे। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इज द राइट ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा एवं अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या अब हम लोगों का बोल रहा है कि लोकगीत का भाषा के कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि, तो क्यों देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी कह रहा है कि लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी कह रहा है लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, और डी कह रहा है कि इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौबीस, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 24 का डी, 25 का डी, 26 का डी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का बी, और 30 का डी। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो हमें नहीं वाला इसमें क्या करना है? हाँ, टिक करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बी कह रहा है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, और अगर हम सी की बात करते हैं तो बच्चों का शब्द भंडार के विकास में अवसर प्राप्त होते हैं, और डी कह रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें क्या सही नहीं है? तो इस लिहाजे से हमारा 24 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भाषा कक्षा में
कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, उचित तर्क नहीं। जबकि भाषा कहानी, ओके, भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चे के शब्द भंडारण में विकास होगा तथा भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की भी क्षमता का भी क्या होगा, तो विकास होगा। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते, सॉरी माफ करिए 25 देखते हैं। LS वाइगोस्की के अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी कह रहा है कि चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, सी कह रहा है कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और डी कह रहा है कि ए भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाषा एक अर्जित क्या है, योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं और इनके जो सिद्धांत दिए गए हैं इसको बड़े आप ध्यान से देखिएगा। LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक था। उसने बालक को सामाजिक विकास के संदर्भित जो है कि संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया गया है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अत्यधिक बल रहता है, सही नहीं है। भाषा बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या होता है, अंतर होता है। क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा है, भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में क्या होगी, सरलता होगी। इस लिहाजे से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करते हैं तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इसमें भी हमें क्या करना है, तो नहीं वाला टिक करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। और अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी कह रहा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन आवश्यक है। और डी कह रहा है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। अगर मैं बात करूं तो क्या नहीं है, तो इस पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि यह गलत है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ के आए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, तो भाषा शिक्षण के अधिगम भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में भी क्या होता है, तो सहायक होता है। इस लिहाजे से ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है। इसमें क्या बोला गया है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आधिकारिक पुस्तक का निर्माण किया जाए, और बी अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरणीय नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी कह रहा है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति बन सके। और डी कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज रूप से स्थिति बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई अगर हम बात करते हैं तो सी देखिएगा बड़े ही ध्यान से, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठ वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति क्या है, नहीं बन सकती है। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि स्वलीन विकार, ओके क्या है, स्वलीन विकार ऑटिस्ट जो है कि डिजार्डर
में बच्चे को होता है तो उसमें क्या होता है हमें बताना है, जो कि स्वलीन विकार है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। बी कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव होता है। सी कह रहा है कि अक्सर खाने से मना कर देता है। डी कह रहा है कि अपने ही कार्यों में लीन रहता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से क्या हो दिखाई दे। आइए अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी कह रहा है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी कह रहा है कि मात्र भाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी कह रहा है कि बोलना कौशल पर आधारित होता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या करता है, बल देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई ये वही चीज़ें दी गई हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 30 इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेके मैंने 30 तक करा दिए। ओके, एक पेपर आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 30 नंबर को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्विभाषी विधि। सी कह रहा है अनुवाद विधि। डी कह रहा है कि व्याकरण और अनुवाद विधि। और डी कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि। तो हमें बताना है कि वो कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो है कि दूसरी भाषा सीखने पर बल देता है। तो इस लिहाजे से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त क्या है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ क्या है, चलती है। तो इस लिहाजे से ये सेशन अब यही कंप्लीट होता है। आगे जो है कि आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश सेशन, तो ये सेशन मैं किसी और आगे वीडियो में करा दूंगा। ओके, ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन आपके सामने लेके उपस्थित था। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये सेशन पहुँच सके। ओके, आइए।